नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं निशुल्क क्लास में पर्यावरण संरक्षण। यह क्लास बीपीएससी मेंस के लिए और यूपीएससी पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण एक बेहद ज्वलंत मुद्दा हो गया है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए और स्थानीय स्तर के लिए भी पर्यावरण एक हमारे जरूरी मुद्दे हो गए हैं, जिनका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। तो हाल के वर्षों में, हाल के दशक में पूरी देश दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उपाय किए गए हैं, इन उपायों में से जो भी मील के पत्थर साबित हुए हैं, वहां से यूपीएससी पीटी में काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और बीपीएससी मेंस में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये क्लास अगर आप पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को अगर आप देख लेते हैं, तो ना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों में आपकी व्यापक समझ विकसित होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण से पूछे जाने वाले जो भी यूपीएससी बीपीएससी में सवाल है, उन सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए, ये पर्यावरण संरक्षण तो हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, परंतु इसके अंतर्गत हम आज आपके लिए लाए हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो उन प्रयासों की एक झलक हम देखेंगे। यह जो क्लास होगा वह दो भाग में होगा। इस क्लास के अंतर्गत हम पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को देखेंगे और दूसरे भाग में हम पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास जो हमारे भारत देश द्वारा किया जा रहा है, उसको हम देखेंगे। तो आइए, नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो प्रारंभ में पर्यावरण को लेकर उतनी सेंसिटिविटी नहीं थी। अंधाधुंध जंगल काटे जाते थे और हमारे देश में अंग्रेजों के आने के बाद से कई सारे वन कानून बने, वन नीति बने। उन सबों का कहीं ना कहीं कमोवेश यही उद्देश्य था कि कैसे वन संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन किया जा सके, और इसी हेतु अंग्रेज कानून बनाते थे ताकि वन संसाधनों से जो भी वन उत्पाद हैं उनको आर्थिक वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जा सके, बेहतर उपयोग किया जा सके, चाहे वो रेलवे लाइन बनाना हो, फर्नीचर बनाना हो, मकान बनाना हो, या फिर जो फैक्ट्री लेवल पर जो भी लकड़ियों का काम होता है उनको करना हो। तो वनों की अंधाधुंध कटाई हुई और धीरे धीरे देश दुनिया में जब ये जागरूकता बढ़ी कि हम इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ रहने वाले तमाम सारे जो बायोडायवर्सिटी है और उनके साथ जो फॉरेस्ट हैं तो वो भी हैं, और उन्हें संरक्षण करना हमारा कितना बड़ा कर्तव्य होता है। हम अपनी गलत नीतियों के कारण से जिस प्रकार वनों की कटाई कर रहे हैं और उसके कारण से जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं मानव जीवन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और वो प्रभाव बड़ी बड़ी त्रासदियों के रूप में आ रहा है, बड़ी बड़ी महामारी के रूप में आ रहा है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण लगभग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से गठन के बाद जो है बातें होने लगी, परंतु ये बातें लोकल स्तर पर होती थी और ये कहीं ना कहीं वैश्विक मुद्दा नहीं माना जाता था। परंतु हम अगर देखें तो 1972 का ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन, इसको हम मान सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विश्व बिरादरी का चिंतित होना और पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, तो उनका हम प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं। तो इस प्रकार से 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, वह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है। स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, 5 जून से लेकर 16 जून तक मानव पर्यावरण सम्मेलन, मानव पर्यावरण सम्मेलन अर्थात इसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के द्वारा
ये बैठक बुलाया गया था, सम्मेलन बुलाया गया था। बहुत बड़ा सम्मेलन था ये। और इस सम्मेलन में इतने सारे स्टडी आए, इतने सारे पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे उठे, और एक तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से संपूर्ण विश्व के बिरादरी एक मंच पर इकट्ठे हुए, तो यहां से यह तय हो गया कि अब पर्यावरण संरक्षण की बात करना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा होगी। और इस तरह से अगर हम इसकी विशेषता को देखें तो 1972 में जो स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसे हम पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से पहला वैश्विक सम्मेलन मान सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ सम्मेलन हुए थे, परंतु वो सम्मेलन छिटपुट थे और इतने विशद रूप से परिचर्चा नहीं हुई थी, इनका गोल इतना बड़ा नहीं था। तो इस तरह से 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित हुआ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन था। 119 देशों की भागीदारी इसमें हुई थी, 119 देशों ने भाग लिया था, और ये तय करने की कोशिश किया गया था किस प्रकार से हम पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। पहली बार एक ही पृथ्वी का कंसेप्ट आया। पहले था कि हर देश अपने अपने हिसाब से पर्यावरण के लिए नीतियां बनाती थी और उसके अनुसार से पालन करते थे। लेकिन पहली बार ये स्वीकार किया गया कि भाई धरती के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई गड़बड़ी हो रहा है जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसका प्रकोप जो है पृथ्वी के सभी भागों पर रहने वाले लोगों को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण करना ये किसी एक देश या एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी संपूर्ण मानव समाज की जिम्मेवारी है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी एक ही है, जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो एक ही पृथ्वी है, दो चार पृथ्वी नहीं है। उसी पृथ्वी पर अमेरिका, रूस, जापान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान सारे हैं। तो एक ही पृथ्वी का कंसेप्ट शुरू किया गया था। तो ये यूनेप की स्थापना भी इसी दौरान हुई थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनेप की स्थापना हुई 5 जून 1972 को, और ये इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। केन्या की जो राजधानी है नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और यही कारण है कि चूंकि 5 जून को ये स्टॉकहोम सम्मेलन भी हुआ था और 5 जून को यूनेप की स्थापना भी हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 26 प्रिंसिपल पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया था, जिसे कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात करते हैं। आप ये 26 प्रिंसिपल की बात करना यहाँ बहुत लेंदी हो जाएगा क्लास, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। परंतु अगर आप 26 प्रिंसिपल को देखना चाहते हैं तो इसको आप नेट पर जाकर देख सकते हैं, विकिपीडिया पर भी जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 26 प्रिंसिपल को तय किए गए थे पर्यावरण संरक्षण के लिए। उसके बाद चूंकि ये 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था वो तो काफी महत्वपूर्ण था, परंतु एक सम्मेलन की और हम बात करेंगे जो 1972 से ठीक एक साल पहले हुआ था। अगर हम इसकी बात नहीं करते हैं तो फिर जो है पर्यावरण संरक्षण की बात करना बेमानी होगा। तो आइए 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, और रामसर में आर्द्र भूमि को लेकर यानी वेटलैंड पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। और ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है क्योंकि इसका हम उपयोगिता आज भी देखते हैं। तो आर्द्र भूमि क्या है, वेटलैंड क्या है, तो वास्तव में ये नम भूमि है। नम भूमि मतलब गीला भूमि। ये ऐसा भूमि है जहां सालों भर या साल के कुछ महीनों में जमीनें नम रहती है। ये पानी से ढका हुआ क्षेत्र भी हो सकता है और बिना पानी वाला भी क्षेत्र होता है जो कि गीली मिट्टी होती है। इसमें तमाम सारे जैसे कि गीले दलदली क्षेत्र आते हैं, उथले पानी के क्षेत्र आते हैं जहाँ जिसकी गहराई जो है 1-2 मीटर से कम हो, जैसे इसमें तालाब है, झील है, छिछले सागर तट हैं, दलदल है, और तमाम तरह के इस प्रकार के जहाँ पर कि जल प्लावन रहता है लगभग साल के सभी महीनों में या कुछ महीनों में। तो ऐसे क्षेत्रों को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यहाँ पर तमाम सारी बायोडायवर्सिटी यहाँ निवास करती है, और डायवर्सिटी के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जीव जंतु इन क्षेत्रों में पलते बढ़ते हैं और ये मानव के विभिन्न
कार्यों के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन सहित मनुष्य के लिए औषधि, दवाई से लेके तमाम सारे आर्थिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। और आज भी रामसर साइट्स की जब बात होती है तो आप समझ जाइए कि ये रामसर साइट्स जो होते हैं, जो रामसर स्थल, तो उसको जो भी हमारे देश में या देश दुनिया में कहीं भी दूसरे देशों में भी जो भी गीले या नम भूमि है, उनको रामसर साइट के तहत अगर दर्जा दिया जाता है तो यही रामसर सम्मेलन के तहत दर्जा दिया जाता है। और इस रामसर साइट के अंतर्गत देखें तो जो दर्जा प्राप्त है हमारे देश में, तो वर्तमान में 89 रामसर साइट्स इन इंडिया है, यानी 89 रामसर साइट्स जो है भारत में है, यानी 89 ऐसे आर्द्र भूमि या नम भूमि हमारे देश में है जिन्हें की रामसर सम्मेलन के तहत मान्यता प्राप्त है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए आगे हम चलते हैं 1987 में। तो 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था, हालांकि ये बैठक 1985 में ही हुआ था। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले एक गैस है जो क्लोरीन बेस का होता है, और यह जब ऊपर पहुंचता है तो ओजोन परत को तोड़कर, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, तो ये ओजोन को तोड़कर जो O3 है, O3 को तोड़कर O2 में बदल देती है, और O2 में बदल जाने के कारण इसका क्षरण होता है। तो ये स्टडी में पाया गया कि हर अक्टूबर नवंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत बड़ा छिद्र हो जा रहा है ओजोन परत में, और जिससे परावैंगनी किरण वापस निकल कर आ जा रही है। तो 16 सितंबर 1987 को ये मसौदे लागू हुआ था ओजोन परत, ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। और इसी मुद्दे को लेकर अगर हम पहले चले तो 1985 में भी वीना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया में ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई थी, और इसी प्रतिबद्धता को पूर्णतः लागू करने के लिए पुनः जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और ये मॉन्ट्रियल चूंकि कनाडा में पड़ता है इसलिए कनाडा में ये बैठक हुआ था। और चूंकि 16 सितंबर को हुआ था, यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ये आपका जो 2-3 आपने देखा, एक तो आपका 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ जो कि शुरुआत था, और उसके बाद रामसर, और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 3 तो आप बिल्कुल जहन में याद कर लीजिए। इनके बारे में ये हमारा जो शॉर्ट क्लास है, तो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा आप जहाँ भी मिले, चाहे इंटरनेट पर या फिर किताबों में, आप थोड़ा सा इनको देख लीजिए। अब आइए, अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन पर हम चलते हैं। तो ये कौन सा सम्मेलन है? तो ये 1992 का है, पृथ्वी सम्मेलन। तो ये सम्मेलन क्यों हुआ, सबसे पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो 1972 में स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में तय किया गया था कि 20 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो 20वीं वर्षगांठ पर पुनः यूनेप द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, और चूंकि मैं बता चुका हूं कि यह इसका मुख्यालय जो है वो कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। तो उन्हीं के द्वारा, यूनेप के द्वारा ही 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बीत जाने के बाद एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। और चूंकि ये स्टॉकहोम सम्मेलन था तो इसको कुछ नाम दिया जाना था। तो सम्मेलन के पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही सम्मेलन स्टार्ट हुआ तो चूंकि अब है कि पूरी पृथ्वी को ही बचाना है, जिस तरह से डिसबैलेंस हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण क्षरण को जिम्मेवार माना गया। पर्यावरण क्षरण हमारे मानवीय गतिविधियों से हो रहा है। हम इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, और अल्टीमेटली ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्यों ना इसका नाम दे दिया जाए पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन, और चूंकि ये पहली बार हो रहा था तो इसलिए इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ सम्मेलन फर्स्ट भी कहा गया। ये कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ब्राजील का एक खूबसूरत शहर है रियो दी जेनेरियो। रियो दी जेनेरियो में ये आयोजित हुआ था।
तो इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक अनसीड अनसीड नामक एक जो है दस्तावेज लाया गया, एक समझौता हुआ जिसे हम लोग अनसीड के नाम से जानते हैं। अनसीड में क्या था, तो वास्तव में ये क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, अगर इसका हम अगर इंग्लिश एब्रीविएशन देखें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यह एक दस्तावेज है। और इस संयुक्त दस्तावेज में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया था ये काफी महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए, चाहे आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इन सब चीजों को आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के हम 6 सिद्धांतों को देख सकते हैं, जो 6 मुख्य सिद्धांत हैं। तो पहला तो है पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी विकास को रोकना नहीं है, विकास तो होना है, डेवलपमेंट होना है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण कैसे संरक्षित रहे इसको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ये सतत विकास में कन्वर्ट हो गया, यानी कैसे हम पूरी दुनिया में अपने सिस्टम को लागू करें ताकि जो है हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे जो भी संसाधन हैं चाहे ऊर्जा के स्रोत हैं वो सुरक्षित रहे। तीसरा में लाया गया वन सिद्धांत, फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया, ये जरूरी था क्योंकि वनों की जिस तरह से अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसका सीधा प्रभाव पर्यावरण क्षरण पर पड़ रहा था। ठीक है, और फिर जो है एक लाया गया जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये कहा गया कि भाई जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन पर लगाम लाने के लिए एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन होगा। ठीक है, ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से फ्रेमवर्क कन्वेंशन होगा उसी प्रकार से जैव विविधता पर भी कन्वेंशन होगा, यानी बायोडायवर्सिटी का तो लॉस हो रहा है, तमाम सारे जीव जंतु को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से विलुप्त हो गए या विलुप्ति के कगार पर आ गए, जैसे कि चीता, बाघ, शेर, ये सब है विलुप्ति के कगार पर है। डायनासोर विलुप्त हो गया, मैमथ विलुप्त हो गया, कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि आज से 10,000, 20,000 या लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर थे और अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई जीव जंतु लुप्त हो रहा है तो ये हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसका जो चेन बना हुआ है उस चेन टूटता है और जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित होता है। तो ये जैव विविधता। और छठा जो था वो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, जो डिजर्टिफिकेशन है उसके लिए सम्मेलन होना चाहिए, कैसे पूरी दुनिया में जो मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, तो ये आपका 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन था फर्स्ट, तो उसके ये सारे कार्य थे, ये कार्य योजना थे। और इस प्रकार से ये जो 6 घोषणा पत्र, 6 दस्तावेज हमने दिखाया है, इस 6 दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चूंकि हमने यहाँ पर बात किया कि ये तो सिद्धांत है और यहाँ पर कन्वेंशन की बात की गई, 3 कन्वेंशन की बात की गई थी कि कन्वेंशन होगा, तो ये 3 कन्वेंशन को अगर हम देखें तो 1992 में पृथ्वी फर्स्ट जो अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उसमें 3 सिस्टर यानी 3 सिस्टर कन्वेंशन भी हुआ। और ये 3 कौन कौन है, तो ये 3 देखिए इस प्रकार से है। तो पहला है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहला जो है वो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर एक आधारी सम्मेलन, इसको कह सकते हैं हिंदी में, जलवायु परिवर्तन पर एक आधारी सम्मेलन की भी बात की गई। ठीक है, फिर जो है दूसरा देखिए, तो दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जो जैव विविधता का जो विनाश हो रहा है तो उस पर भी एक सम्मेलन होना चाहिए। और तीसरा था कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण के विरुद्ध लड़ाई, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो हमारा फाइटिंग है उसे रोकने के लिए। ठीक है, तो ये 3 सिस्टर कन्वेंशन आप कह सकते हैं जो कि आपको
रियो सम्मेलन था जो, या फर्स्ट अर्थ समिट कह सकते हैं, या फिर उसको पृथ्वी सम्मेलन कह सकते हैं, तो उसमें 3 सिस्टर कन्वेंशन हुए थे। ठीक है, इन्हीं 3 सिस्टर कन्वेंशन में से, चूंकि बायोडायवर्सिटी को अभी हम नहीं देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए यह भी जरूरी है, तो यह भी जरूरी है, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन को भी अभी हम नहीं देखेंगे, इसको बाद में किसी क्लास में देखेंगे। हालांकि इसको यूपीएससी के लिहाज से ये भी काफी महत्वपूर्ण है, परंतु बीपीएससी के लिहाज से अभी जो आगे हम देख रहे हैं, 1 नंबर वाला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर क्या है, तो जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनना था, तो उस बॉडी का नाम पड़ा यूएनएफसीसी। ये 1992 में, यानी पृथ्वी सम्मेलन के साथ ही ये गठित हो गया। और ये यूएनएफसीसी है क्या, तो वही है जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, उसी में यूनाइटेड नेशंस जोड़ दीजिए, तो यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी इसका अगर हिंदी में हम कहें तो जलवायु परिवर्तन पर आधारित सम्मेलन। और इस तरह से प्रथम जो सम्मेलन हुआ जो बहुपक्षी, इसमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, कई देश हैं, कई पर्यावरण में के लिए काम करने, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने के लिए एजेंसियां हैं। तो ये यूएनएफसीसी 1992 में इसका गठन हुआ, परंतु ये 21 मार्च 1994 से कार्यशील हुआ। 21 मार्च 1994 से कार्यशील हुआ। और एक प्रकार के ये जलवायु परिवर्तन पर जितने भी इसके पक्षकार देश हैं, तो उनका एक बॉडी है, आधारित सम्मेलन है। और इनके जो सदस्य देश हैं, जो पक्षकार देश हैं, उसे कहा जाता है सीओपी। सीओपी का मतलब हो गया जो भी इनके पक्षकार हैं, पक्षकार देश भी हो सकते हैं और संस्थाएं भी हो सकते हैं। तो पक्षकार देश यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सी से कॉन्फ्रेंस, ओ से ऑफ, पी से पार्टी, यानी सीओपी। और ये सीओपी का बैठक हर वर्ष आयोजित होने लगा लगभग। ठीक है, तो 1997 देश इसमें है यूएनएफसीसी का सीओपी में, यानी कॉप में 197 देश हैं। और सीओपी की जो पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक हुई बर्लिन में, सीओपी 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 बर्लिन में कब हुआ, तो 1995 में हुआ। यानी इसको कह सकते हैं ये सीओपी किसका है, तो ये सीओपी है यूएनएफसीसी का। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 में गठित हुआ और 21 मार्च 1994 से कार्यशील हुआ। तो इसी के सभी जो पक्षकार देश हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यानी सीओपी है, इस सीओपी की पहली बैठक बर्लिन में हुई थी 1995 में। 1995 में बैठक हुई, विशेष कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन दूसरा के बाद जो तीसरा है सीओपी 3, तो सीओपी 3 काफी महत्वपूर्ण है। तो उसको हम जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो उसमें क्योटो प्रोटोकॉल से काफी क्वेश्चन रहता है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल वास्तव में था क्या, तो ये था सीओपी 3। ठीक है, यानी यूएनएफसीसी का जो आधारित सम्मेलन है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, तो उसी का तीसरा सत्र था। और तीसरा सत्र क्योटो, जापान के क्योटो शहर में हुआ था 1997 में, वर्ष था 1997। अब 1997 में क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए फेमस है, तो यहां पर कार्बन उत्सर्जन के लिए एक यह बाध्यकारी समझौता था। कार्बन उत्सर्जन क्या है, अब जैसे मान लिया जाए कि हम जो है किसी गैस को, ज्वलनशील गैस को जलाते हैं, जैसे ये मीथेन हो गया, तो मीथेन हो गया, तो मीथेन में जलता क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बन उत्सर्जन क्या है। तो जैसे कोई भी ज्वलनशील गैस ले लेते हैं, जैसे मीथेन ले लेते हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो CH4 में जलता क्या है, तो हम जानते हैं कि ईंधन इसमें क्या है, तो ईंधन तो हाइड्रोजन है ना। तो जलता क्या है, तो अगर हम इसको हवा में जलाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, तो जलाते हैं तो क्या जलेगा, हाइड्रोजन जल जाएगा, हाइड्रोजन जल जाएगा, हाइड्रोजन जल जाएगा, ये हाइड्रोजन जल जाएगा। और कार्बन क्या होगा,
ये कार्बन मुक्त होगा। कहाँ मुक्त होगा? तो वायुमंडल में मुक्त होगा। और ये कार्बन जो है जो मुक्त होगा, तो ये कार्बन क्या करती है कि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने के साथ साथ ये सूर्य की रोशनी का अवशोषण जो है वो अधिक कर लेता है। और अधिक करने के कारण जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जितना ज्यादा कार्बन हमारे वायुमंडल में रहेगा, उतना अधिक सनलाइट को वो अब्जॉर्ब करेगा। और जिसके कारण लगातार अब्जॉर्ब करने के कारण वो जो वायुमंडल की गर्मी बढ़ती रहेगी। अब नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरा देश दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है, तो यही कार्बन उत्सर्जन का कारण है। हालांकि सिर्फ कार्बन ही नहीं, बल्कि कार्बन के साथ साथ कई और गैसें हैं जो कि वैश्विक गर्मी के लिए जिम्मेवार है, और उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, इन कंसेप्ट पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यही समझ जाइए कि वैसी गैसें जो कि वायुमंडल में मुक्त होकर और सूर्य के रोशनी को ज्यादा वो ऑब्जॉर्ब करता है, ज्यादा अवशोषित करके वायुमंडल की गर्मी को बढ़ाता है, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इन गैसों में सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, CO2, और उसके बाद मीथेन है, उसके बाद जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और 3 फ्लोरिनेटेड गैसें हैं। तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसों की संज्ञा दी जाती है। तो कार्बन उत्सर्जन मतलब सिर्फ कार्बन उत्सर्जन नहीं, बल्कि जो भी हमने यहाँ 6 प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों का चर्चा किया, उन सभी के उत्सर्जन को रोकने के लिए यह एक बाध्यकारी समझौता था, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, सभी देशों के लिए ये बाध्य था कि सभी को इसको रोकना ही रोकना है। 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 से कार्यशील हुआ। COP7 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 7वां सत्र था, वो 2001 में जब मर्राकेश यानी मोरक्को में, तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित विस्तृत नियम अपनाया गया और इसे मर्राकेश अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यानी 2005 से इसका विस्तृत नियम लागू हो गया। परंतु 1997 का ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, वो ग्रीन हाउस गैसों सहित कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के उत्सर्जन पर सभी देशों के लिए एक बाध्यकारी कानून बन गया है कि इसे लागू करना ही करना है। अब क्योटो प्रोटोकॉल के कुछ स्टडीज को देखिए, मैं संक्षिप्त में समझाता हूं। तो इसमें कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? तो जैसे कि मैंने बताया, CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और जो वेपर वाष्प है H2O। ठीक है, जो भी जल जो कि वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में है वो, और 3 जो है फ्लोरिनेटेड गैसें हैं। ये 3 फ्लोरिनेटेड गैसों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, इसमें परफ्लोरोफाइड है। ठीक है, तो इस प्रकार की गैसें हैं। तो ये 6 गैसें जो है वो ग्रीन हाउस गैस माने जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश का अधिक अवशोषण करता है और हमारे वायुमंडल को लगातार गर्म करता रहता है। अब ग्रीन हाउस नाम क्यों पड़ा, यह भी एक बड़ा रोचक प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, हम आगे कभी बताएंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए सभी देश जिम्मेवार है, यानी सभी देश ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, साथ ही साथ इन सभी गैसों का उत्सर्जन करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात इसलिए किया जाता है कि अकेले जो है ग्रीन हाउस गैसों में 60% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही योगदान रहता है वायुमंडल को गर्म करने के लिए। इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस या फिर कार्बन दोनों एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। ठीक है, तो सभी देश जिम्मेवार हैं, लेकिन क्या है कि जो इंडस्ट्रियल कंट्री है, जो औद्योगिक देश है, वो अधिक जिम्मेवार है। ठीक है, तो अधिक जिम्मेवार है तो निश्चित तौर पर जो कार्बन उत्सर्जन की जो कटौती है, तो उसके लिए इसको ज्यादा प्रयास करना होगा। अब क्या है कि 150 वर्षों के जो औद्योगिक क्रियाकलाप है, उसका परिणाम है ग्रीन हाउस गैस क्यों निकल रहा है। तो जब से हम 1850 ईस्वी के दौर से देखें, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद लगातार जो है गैसों का उत्सर्जन हुआ है।
कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, वेपर जल वाष्प, तो ये तो प्राकृतिक है। और जो भी फ्लोरिनेटेड गैसें हैं तो उनका ज्यादा उत्सर्जन हुआ है। ये फ्लोरिनेटेड गैसें कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प के रूप में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो चौथा सिद्धांत ये है कि विकसित देशों पर उत्तरदायित्व की भारी जिम्मेवारी डाली जाए, यानी सभी देश जिम्मेवार हैं, लेकिन जो कम जिम्मेवार है उसको कम उत्तरदायित्व है, और जो अधिक जिम्मेवार है उस पर अधिक जिम्मेवारी डाली जाए। और इसी को हम लोग CBDR के नाम से जानते हैं। CBDR CBDR क्या है तो यही है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी सभी देश कॉमन है, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सभी देश कॉमन है, यानी सभी की भागीदारी है, परंतु क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को अलग अलग दी जाएगी। यानी विकसित देशों को, जो अधिक अमीर देश है, जिन्होंने अधिक गैसों का उत्सर्जन किया है, जो सक्षम है, उनको जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, कार्बन इमिशन को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए अधिक एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, अब ये क्या है तो अगर हम देखें क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स 1 के देशों को 2008 से 12 के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करना है। यानी 1990 में जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा था तो उससे 5% और कटौती करना है। ये एनेक्स 1। अब एनेक्स 1 क्या है, एनेक्स 1 में कौन कौन से देश आते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अब यूएनएफसीसी के 55 देश हैं, जो भी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के जो भी देश हैं, उनमें से 55 देश 55% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, अब ये एनेक्स 1 का हम देख लेते हैं क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी जो विश्व के देश हैं उसको 3 भाग में बांटा गया, यानी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला जो श्रेणी है तो वो देखिए, उसको एनेक्स 1 कहा गया। एनेक्स 1 में कैसे देश हैं तो एनेक्स 1 में वैसे देश हैं जो OECD के सदस्य थे, OECD के सदस्य थे, प्लस संक्रमण काल से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाला देश। ठीक है, यानी जिसकी अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से गुजर रही है, यानी बदलाव हो रहा हो, तो उसमें जो है रूसी संघ है, बाल्टिक देश है, मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देश इसके अंतर्गत आते हैं। OECD का क्या मतलब हुआ, इसको हम एब्रिविएशन देख लेते हैं। तो इसका एब्रिविएशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी इसके जो सदस्य देश हैं और साथ ही जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से गुजर रही है। एनेक्स 2 में वैसे देश हैं जो कि OECD के सदस्य हैं, परंतु उसकी अर्थव्यवस्था जो है संक्रमण के दौर में नहीं है, यानी एक तरह से वो विकास की उस अवस्था में पहुंच गए जहां बहुत अधिक कार्बन उत्सर्जन की जरूरत नहीं है। ऐसे में अमेरिका वगैरह और कुछ यूरोपीय देश आते हैं। और नॉन एनेक्स देश, नॉन एनेक्स 1, इसमें अधिकांश विकासशील देश है, इसमें भारत भी है। ठीक है, तो इस तरह से एनेक्स 1 के जो देश हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा जिम्मेवारी डाली गई। अब आ जाइए कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे रोका जाए। तो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए 2 प्रकार की रणनीति बनाया गया, क्योंकि एक जगह से तो रुकेगा नहीं, परंतु यह मान लिया जाए कि कार्बन उत्सर्जन अगर कहीं भी हो रहा है या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कहीं भी हो रहा है तो ये पूरा पृथ्वी को गर्म करेगा, ना कि केवल उस क्षेत्र को। तो कटौती भी हर जगह से होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि अमेरिका में यहाँ पर अधिक कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ किसी भी हालत में हम कटौती नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि अफ्रीका में हम जो है कटौती करते हैं। तो अफ्रीका में कटौती कैसे कर सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन तो ऑलरेडी अफ्रीका में कम ही हो रहा है, यहाँ पर और पेड़ पौधा लगा देते हैं। अगर यहाँ पेड़ पौधा लगाने में सक्षम नहीं है, और ये काम किसको करना पड़ेगा, तो ये काम अमेरिका को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था था कि भाई अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पृथ्वी पर कहीं भी करिए। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार की रणनीति थी। एक है उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता,
उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, ठीक है। और दूसरा है लचीला बाजार तंत्र, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। तो ये क्या है, पहले आप उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता को समझिए। ये क्या है कि भाई किसी भी देश को अपने घरेलू स्तर पर यानी उसी देश में जितना संभव हो सके आप कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कीजिए। कम करने का क्या प्रयास कर सकते हैं, तो आप इंडस्ट्री को बंद कीजिए, ठीक है। गाड़ी वगैरह जो चलता है उससे जो धुआं प्रदूषण निकलता है उसके इंजन में सुधार कीजिए। आप फैक्ट्री को आबादी से दूर कहीं स्थापित कीजिए, उसमें से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें छलनी लगाइए, यानी जितना भी कर सकते हैं, पेड़ पौधा अधिक लगाइए। ये सब जो घरेलू स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन यदि घरेलू स्तर पर संभव नहीं है तो उसके लिए एक मार्केट भी बनाया गया, लचीला बाजार तंत्र। ये लचीला है कि भाई अपना अगर आप देश में नहीं कर पा रहे हैं दूसरे जगह कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म को तीन भाग में बांटा गया है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन बाजार यानी इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, और इसी को कार्बन ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ये वाला भाग को कार्बन ट्रेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है स्वच्छ विकास तंत्र यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसको सीडीएम के नाम से भी हम जानते हैं, सीडीएम। तो सीडीएम काफी फेमस होगा, जब आप पर्यावरण चैप्टर के अंतर्गत जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा चीज आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा है संयुक्त क्रियान्वयन यानी ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। अब तीनों क्या क्या है इसको बताते हैं। मान लिया जाए कि कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, तो अगर कार्बन उत्सर्जन हमारे देश में यानी अमेरिका अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेगा कि उन इकाइयों को या उन देशों में कार्बन उत्सर्जन के लिए कार्बन क्रेडिट को खरीदेगा। यानी अर्थात कहा जाए कि अमेरिका में अगर एक कंपनी है जिसको कोटा दिया गया है कि आप जो है 100 कार्बन क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट लगभग 10 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसके बराबर होता है। तो 100 कार्बन क्रेडिट का आप यूज कर सकते हैं। वहीं एक इंडियन कंपनी है उसको भी दिया गया कि आप 100 कार्बन क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। और इंडियन कंपनी मान लिया जाए कि ये 60 ही यूज किया, 60 कार्बन क्रेडिट को ही यूज किया, ठीक है। तो इसके पास बच कितना गया, तो बच गया 40 बच गया। अब ये 40, अब यहां पर एक अमेरिकी कंपनी है जो ये 100 से इसका पूरा नहीं हो पा रहा है, 100 इसके लिए बहुत कम पड़ रहा है, और ये कर रहा है 140 यानी 40 और अधिक यूज कर ले रहा है। तो ये 40 जो है यहां जो बच गया इसका, तो ये यहां से खरीद सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ठीक है अमेरिका की वो कंपनी 100 के जगह 140 उपयोग कर ले, लेकिन ये चूंकि अनुमति उसको 100 ही था, तो 100 ही था, तो ये 40 जो है वो खरीदेगा। कहां से खरीदेगा, तो यहां से खरीदेगा, ठीक है, और इसको यूज करेगा। तो एक तरह से ये कार्बन ट्रेडिंग हो गया यानी कार्बन बाजार हो गया, कार्बन व्यापार हो गया। तो अगर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं तो जहां कम हो रहा है उसका अगर कार्बन क्रेडिट बच गया तो हम वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में ग्रासिम सुपर सीमेंट ये पहला जो है कार्बन बेचकर पैसे कमाने वाला कंपनी बनी थी, ठीक है। तो ये तो हो गया। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि जितने भी स्वच्छ प्रणाली है जो प्रदूषण को कम करता है उन प्रणालियों को विकास किया जाए। जैसे कि आप गाड़ी के साइलेंसर में कुछ ऐसा यंत्र लगाइए जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता हो, आप पवन चक्की लगाइए, आप सोलर ऊर्जा को बढ़ाइए, आप जो ईंट भट्ठा की चिमनी है उसको जिगजैग बनाइए, आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट वायुमंडल में मुक्त होने से पहले उसको कैप्चर करने के तरीके विकसित कीजिए। तो ये सारे इसमें कई प्रकार के आते हैं, तो ये जो है कर सकते हैं। और ये करके अगर आप अपने देश में कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर दूसरे देशों में कर रहे हैं तो वहां से कार्बन क्रेडिट भी अर्जित आप कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट आप अर्जित कर सकते हैं। और इस कार्बन क्रेडिट को आप यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्वच्छ विकास तंत्र हुआ सीडीएम, इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है,
इसमें जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसको कि स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है या रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, तो उसके माध्यम में भी यहाँ पर बड़ी भारी निवेश किया जाता है और विकसित देशों को ये अधिकार दिया गया है कि आप गरीब देशों में CDM के अंतर्गत विकास कीजिए और इसके बदले में आप जो है कार्बन अधिक उत्सर्जित कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी आरोप लगता है कि बहुत बार क्या होता है कि अमीर देश गरीब देशों को कार्बन क्रेडिट खरीद कर उन्हें पैसे या डॉलर देकर उनके विकास को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं उस देश का विकास जरूर प्रभावित होगा। ठीक है। और दूसरा है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन वैसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है कोई भी देश, किसी विकासशील देश या गरीब जैसे अफ्रीका के देश है, वहां पर अपना स्वच्छ प्रौद्योगिकी लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए या सोखने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। तो ये तीन जो है लचीला बाजार तंत्र है, यानी कुल मिलाकर कार्बन उत्सर्जन हेतु दो रणनीतियां हमने बताया। एक तो घरेलू स्तर पर जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी कटौती करेगा, और अगर यहाँ संभव नहीं है तो उसके लिए एक मार्केट है, दूसरे जगह भी करेगा, बदले में उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब आ जाइए क्योटो प्रोटोकॉल जो COP3 था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल COP3, इसको रियो +5 भी कहा जाता है, क्योंकि रियो का जो सम्मेलन हुआ था ये 1992 में हुआ था। रियो का पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, और 1992 के बाद 5 साल बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ये COP3 है, और साथ ही साथ इसको हम CMP1 भी आगे चलकर आयोजित किया जाने लगा। और ये CMP1 क्योटो प्रोटोकॉल में तो नहीं, COP के बैठक के साथ साथ CMP1 भी का भी बैठक होने लगा, ये आगे चलकर हम बताएंगे। ठीक है। तो ये CMP क्या है? तो CMP जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस, जिस तरह से UNFCCC के अंतर्गत COP की बैठक होती है, उसी प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल भी एक बॉडी बन गई, अभी एक सम्मेलन बन गया। और इसके बाद से हमेशा क्योटो प्रोटोकॉल की एक पैरेलल मीटिंग होने लगी। तो CMP का अगर फुल फॉर्म देखें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसे CMP के नाम से जब भी आगे हम बढ़ेंगे तो समझ जाइए कि क्योटो प्रोटोकॉल का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ठीक है। अब कुछ और सम्मेलन को देख लेते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था। तो 1987 का ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये ब्रंटलैंड जो है, जो नॉर्डिक देश हैं, वहाँ प्रधानमंत्री थे नॉर्वे, स्वीडन वगैरह के। तो इन्होंने एक नारा दिया था, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और यही जो एक भाषण था ब्रंटलैंड रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो इस रिपोर्ट में ही जो हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर की अवधारणा दी गई थी। और वहीं से कहीं ना कहीं सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो सतत विकास की अवधारणा निकलकर सामने आई। ठीक है। इसे आप धारणीय विकास भी कर सकते हैं या टिकाऊ विकास भी कर सकते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट से आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो इसमें यह बात है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण इस्तेमाल जिससे वर्तमान पीढ़ियों की सारी जरूरतें को पूरा करते हुए जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उसके लिए भी हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बचा कर रखें। ठीक है। यानी हम प्रकृति से उतना ही लें जितना हमारा जरूरत है, ना कि हम जो है प्रकृति के जो अनमोल खजाने हैं उनका हम दुरुपयोग करें, उसको नेस्त नाबूद करें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ ही बचे ही ना। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वी पर हमारी जरूरत के लिए हर चीज मौजूद है, परंतु हमारे लालच के लिए नहीं। और मनुष्य ने लालच के लिए जो पर्यावरण का दोहन किया, जो अविवेकपूर्ण दोहन किया, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, निश्चित तौर पर अब उसे बचाने का समय है, और सतत विकास के जरिए हम इसे बचा सकते हैं। उसी प्रकार कुछ चीजों को हम देखें तो 1988 में IPCC का गठन हुआ था। ठीक है। IPCC का गठन UNO द्वारा किया गया था। ये मेनली इसको अध्ययन के लिए किया गया था,
कि पर्यावरण का वो अध्ययन करेगा और किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर जो है हर 4 या 5 वर्षों पर अपना रिपोर्ट पेश करेगा। आईपीसीसी का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल है। ठीक है, ये बेसिकली विश्व मौसम संगठन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा मिलकर आईपीसीसी का गठन किया गया था। इसका काम क्या है कि मौसम और जलवायु परिवर्तन पर अपना रिपोर्ट तैयार करेगा, अध्ययन करेगा, विश्लेषण करेगा और किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रही है, उसकी दर क्या है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका एक आकलन रिपोर्ट तैयार करती है, असेसमेंट रिपोर्ट। और ये असेसमेंट रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो यूएनएफसीसी को सौंपती है। ठीक है, और यूएनएफसीसी उसी के आधार पर अपना जो इनका सीओपी का मीटिंग होता है या जो भी कार्य योजना होता है वो निर्धारित करती है। अब अगर हम देखें तो 1997 का जो न्यूयॉर्क सम्मेलन है, यह भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अच्छा पहल माना गया। तो इसको आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क सम्मेलन में एजेंडा 21, कौन सा एजेंडा 21, वही एजेंडा 21 जो कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लिया गया था। तो इस एजेंडा 21 को लागू करने पर सहमति बनी। फिर 1999 में एक सिएटल में सम्मेलन हुआ, अमेरिका के सिएटल में एक सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन में कहा गया कि विश्व व्यापार जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको भी पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीतियों के अंतर्गत लाने की जरूरत है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम पहला जो अर्थ समिट देखे थे 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, तो अब जो है हम दूसरा अर्थ समिट को देखेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि 2002 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये जोहानसबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, हीरो के लिए काफ़ी मशहूर है, आप जानते होंगे। और चूंकि ये 1992 के ठीक 10 वर्ष बाद हुआ था, इसीलिए इसको रियो +10 भी कहा जाता है, रियो +10 समिट, या फिर इसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या सेकेंड अर्थ समिट कह सकते हैं। ये जो अर्थ समिट था इसको WSSD यानी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चूंकि अब टर्म आ गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी चलन में आ गया था, पूरी देश दुनिया ने समझा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मायने क्या है। तो निश्चित तौर पर अब पर्यावरण संरक्षण की जो बातें हो रही है उसके साथ अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शामिल कर देते हैं तो ये काफी परिपूर्ण हो जाता है। तो ये WSSD का मतलब हुआ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास पर वैश्विक सम्मेलन। ठीक है, ये हुआ। तो इसमें क्या क्या काम हुआ, बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ महत्वपूर्ण हुआ। एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराया गया। ठीक है, और इसी बार सबसे पहले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और इसकी संख्या 8 थी, आप लोगों ने देखा होगा, और यही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जाके SDG 17 में बदल गया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। अब है क्या कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यहाँ पहली बार लाया गया था और विश्व के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि इनको पूरा किया था। सहस्राब्दी चूंकि ये 2000 वर्ष जो था उसको मिलेनियम ईयर्स का संज्ञा दिया गया था, तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उसी के नाम पर रखा गया। अब है क्या, सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करना, चूंकि इस बैठक का ही नाम WSSD है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर वैश्विक सम्मेलन है। ठीक है, तो उसको उसका लक्ष्य हासिल करना है। और जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसकी भी समीक्षा करनी थी। तो ये सारे काम जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ। अब आइए कुछ और देखते हैं। तो 2004 में एक स्टॉकहोम अभिसमय हुआ, स्टॉकहोम अभिसमय 2004 में। इसमें क्या हुआ कि 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति बना। फिर आइए 2005 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन में क्या है कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैस, वही कार्बन डाइऑक्साइड और उसके सहयोगी के उत्सर्जन को कम कर 1990 के स्तर तक लाने की सहमति बनी। 2007 का देख लीजिए नुसा दुआ सम्मेलन। 2007 में जो नुसा दुआ सम्मेलन हुआ था, नुसा दुआ इंडोनेशिया में है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दर को 2050 तक 2000 के स्तर तक लाने पर सहमति बनी। यानी इसी प्रकार जो भी सम्मेलन हुए
तो उनमें कुछ न कुछ पर्यावरण के लिए अच्छे कार्य किए गए। अब 2007 का ले लीजिए, 2007 का बाली सम्मेलन। ये बाली सम्मेलन काफी विशाल सम्मेलन था, इंडोनेशिया में हुआ। तो ये यूएनएफसीसी का जो हम सीओपी की बात कर रहे हैं, तो ये सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 13वां सत्र था। आपने हम देखा किस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल तीसरा सत्र था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां भी हुआ, उसका भी हम लिस्ट आपको हम दिखाएंगे। परंतु जो महत्वपूर्ण है उसमें बाली सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो है तीसरा सत्र था, जो सीएमपी हमने जिसका एब्रिविएशन अभी कुछ देर पहले बताया था, तो ये सीएमपी क्योटो प्रोटोकॉल मीटिंग ऑफ द पार्टीज का ये तीसरा सत्र था। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें देखिए मुख्यतः बाली रोड मैप के अंतर्गत बाली एक्शन प्लान की कार्ययोजना बनाई गई। और इसको आप देख सकते हैं, तो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, यानी लंबे समय के लिए, एक दो दिन में ये काम होने वाला नहीं, लंबे समय के लिए कोऑपरेशन की बात कही गई। तो इसमें साझा दृष्टिकोण रखा गया सभी देशों का। और जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार या पर्यावरण क्षरण के लिए जो जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस, तो उसका न्यूनीकरण करना है, मिटिगेशन कैसे कम करना है, फिर एडेप्टेशन कैसे हम अनुकूलन स्थापित करें, फिर उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और फिर उसका पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये जो है लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के लिए रखा गया। बाजार आधारित उपकरण, तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्सर्जन व्यापार, जो कार्बन ट्रेडिंग की हमने बात किया था, सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, उसी तरह आईएनडीसी है, फिर नामाश है, और आरईडीडी प्लस। सब हम आगे बढ़ेंगे, इसको देख लीजिए, क्योंकि अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, हम आगे जब बताएंगे तो समझ में आएगा। सीडीएम, आईएनडीसी, नामाश और आरडीडी प्लस। ठीक है, तो ये देख लीजिए। फिर आ जाइए 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ। 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 15वां सत्र था, और सीएमपी जो क्योटो प्रोटोकॉल का 5वां सत्र था। इसके अंतर्गत कोपेनहेगन एकॉर्ड यानी संधि हुआ, जिसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर बात की गई। विकसित देशों द्वारा 30 अरब डॉलर देने का वायदा किया गया। हालांकि सम्मेलन में, जब भी जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होता है, तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व दो धड़े में बंट जाता है। जो औद्योगिक और अमीर देश हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और जो गरीब और तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, और जो विकासशील देश है वो एक तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ, और कोपेनहेगन सम्मेलन में बहुत बातों पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि कुछ कुछ अच्छे काम हुए, जैसे कि 4 नए निकाय की स्थापना की गई, आरईडीडी प्लस पर एक तंत्र का विकास किया गया, सीओपी के अंतर्गत उच्च स्तरीय पैनल बनाया गया जो कि वित्तीय था, फिर जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई, और टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म की बात की गई। ये कोपेनहेगन सम्मेलन में इतना हुआ था। ठीक है, फिर 2010 में, जो कि सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का यूएनएफसीसी का 16वां सत्र था, कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये मैक्सिको में हुआ, मैक्सिको का एक शहर है कानकुन, कानकुन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर क्या क्या नीतियां बनी, तो पूर्व औद्योगिक स्तर से ऊपर 2 डिग्री तापमान वृद्धि, जिसे भविष्य में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। ठीक है, यानी औद्योगिक स्तर से अधिकतम जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। ठीक है, फिर नई जलवायु हितैषी प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करने की बात की गई। फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की योजना बनाई गई, जो कि पहले ही बात किया जा चुका था। कानकुन में जो सम्मेलन हुआ उसमें जो है इसके अनुरूप एक फ्रेमवर्क की बात की गई। और फिर आरईडीडी, ये वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और फिर सीसीएस, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन को जो वायुमंडल में मुक्त कार्बन, उसको कैसे पकड़कर और एक जगह स्टोर करके उसे कोयला वगैरह में या कुछ महत्वपूर्ण चीजों में बदल दिया जाए, जो कि हमारे उपयोग के लिए भी आ जाएगा, और वायुमंडल में मुक्त जो तैर रहा है कार्बन, उससे हमें निजात मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 2011 में सीओपी का जो 17वां सत्र है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 17वां जो सम्मेलन है यूएनएफसीसी का, वो डरबन में हुआ। एक विशाल सम्मेलन था, लेकिन ये सम्मेलन में बहुत कुछ खास हुआ नहीं, बात नहीं बनी, गतिरोध उत्पन्न हो गया, विकसित देश एक तरफ, विकासशील देश एक तरफ। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो बातें बनी उसके संबंध में मैं चर्चा करूंगा। क्योटो प्रोटोकॉल, बाली एक्शन प्लान, कानकुन समझौते का क्रियान्वयन की इसमें बात की गई।
विकसित देशों द्वारा कृषि को जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया। भारत जो है सीबीडीआर पर, सीबीडीआर वही है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी भाई जलवायु परिवर्तन में सभी का योगदान है, पर्यावरण के क्षरण में सभी का योगदान है, लेकिन चूंकि अमीर देशों का योगदान अधिक है इसलिए वो ज्यादा पैसा खर्चा करें। ठीक है। और फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड जो की बातें की जा रही थी पहले, तो यहां पर इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जैसे REDD प्लस की जो बात कर रहे थे, तो इसको आप देख लीजिए, इसका जो फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। यूएनओ का एक वैश्विक प्रयास है, यानी जो पर्यावरण में क्षरण हुआ किससे, तो वनों उन्मूलन यानी वनों की कटाई से, या वनों का पतला होना यानी एक तरह से न्यूनीकरण, वन जो कम हुआ है, वन की सघनता में जो कमी आई उसके कारण से जो दिक्कतें आई तो उसको रिड्यूस करना है। REDD ये बहुत बड़ी इकाई है, इसको देखना है। फिर आइए आप दोहा सम्मेलन की बात करते हैं। दोहा कतर की राजधानी दोहा है। 2012 में यहां सम्मेलन हुआ, COP 18। ठीक है। तो ये निर्धन देशों एवं धनी देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोगात्मक मंच LCA पर तकरार हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल में थोड़ा सा संशोधन किया गया। दोहा सम्मेलन की यही है। फिर हुआ वार्सा सम्मेलन। वार्सा सम्मेलन जिसको कि COP 19 कहा जाए, क्योंकि ये UNFCCC का के अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसका 19वां सत्र था 2013 में। और 2013 में निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन की कटौती यानी REDD प्लस पर बातचीत हुई। INDC और GEF या LDC एवं SCCF पर बात हुई। REDD हेतु वार्सा फ्रेमवर्क हुआ। अब इन सब चीजों को हम आगे जाके चर्चा करेंगे। पहले आप देख लीजिए REDD और REDD प्लस, ये दोनों में क्या है। तो REDD क्या है कि वन संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल एवं उत्तम प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन राशि, यानी REDD एक वित्तीय सहयोग है और वन संसाधन का कैसे विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है, वनों का कैसे उत्तम प्रबंधन करना है, इसके लिए राशि दिया जाता है REDD के अंतर्गत। वहीं REDD अंतर क्या है, तो REDD प्लस में देखिए निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण को रोकने के साथ साथ वनों के संरक्षण, संपोषणीय प्रबंधन एवं वन कार्बन भंडार के सकारात्मक तत्वों हेतु प्रोत्साहन राशि, यानी REDD से अधिक कहीं व्यापक REDD प्लस है। यहां पर सिर्फ जो है वन संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल और प्रबंधन की बात की गई, और यहां पर कहा गया कि वनों का संरक्षण भी करना है। ठीक है। निर्वनीकरण और निम्नीकरण को रोकने के लिए वनों का संरक्षण भी करना है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, और वन में जो कार्बन के भंडार हैं उसको सकारात्मक प्रयास करना है। ठीक है। तो ये REDD और REDD प्लस के बीच अंतर हुआ। अब आइए हम लीमा सम्मेलन की बात करते हैं। तो लीमा, पेरू की राजधानी लीमा में 2014 में सम्मेलन हुआ, और ये सम्मेलन COP 20 के नाम से जाना जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20। तो यहाँ पर लीमा कॉल फॉर एक्शन, लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन इसका नाम दिया गया। INDC की चर्चा जो पहले से हो रही थी, इसका क्या मतलब हुआ, तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जलवायु कार्यों हेतु यह एक नींव है। ठीक है। जो कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसको किया जाना है। फिर जो है GCF हो गया। GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $10 अरब का लक्ष्य रखा गया, और एक नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया के लिए काम करेगा, CTCN की बात की गई, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। ठीक है। और इसमें एक और बड़ी बात हुई कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की क्या भूमिका है इस पर अभी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन लीमा सम्मेलन में
लीमा वर्क प्रोग्राम फॉर जेंडर, यानी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। अब जैसे एक GEF आ जाता है बहुत बार परीक्षाओं में, इसको भी आप समझ लीजिए क्या है, हमने नोट्स में शामिल कर लिया। तो ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये क्या है? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। GEF की स्थापना वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था। कब? तो 1991 में। ये क्या है? वैश्विक पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी ये आगे सबसे पहले इसको लागू किया जाएगा, देखेगा इसका परिणामों का फिर विश्लेषण और अध्ययन होगा, तो फिर जो है इस पर आगे बढ़ा जाएगा। इसको किसने किया? तो UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, फिर जो है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, और फिर IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट, यानी इसी को विश्व बैंक कहा जाता है। तो ये प्रारंभिक सहयोगी था। ठीक है, और फाइनेंशियल मैकेनिज्म ये बनाया किसके लिए? तो वास्तव में UNFCCC के लिए, UNCBD के लिए और अन्य के लिए। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और UNCBD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए। ठीक है, दो तरह के फंड है। तो एक है LDCF, ये अल्प विकसित देश निधि है। ठीक है, और दूसरा है SCCF, ये विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, बहुत बार प्रश्न आता है, इसको आप नोट्स में मेंशन करेंगे तो मेंस के लिए भी काम आएगा। GEF जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है कि चूंकि ये एनवायरमेंट फैसिलिटी है तो शायद UNEP द्वारा या UNFCCC द्वारा या यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित किया गया था, नहीं, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात करते हैं, और वो है पेरिस सम्मेलन। इसको पेरिस करार के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 2015 में हुआ था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था, यानी अब तक जितने भी हम परिवर्तन देखे हैं, तो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसके बाद 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, उसके बाद 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो उसी तरह का एक पेरिस सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण एक सम्मेलन था, और काफी दिनों से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। और इस तरह से पेरिस सम्मेलन के साथ साथ COP जो UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, तो उसका ये 21वां सत्र है, और उसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल के जो मीटिंग ऑफ द पार्टी है, तो उसका 11वां सत्र ये था। ठीक है, अब इसका मुख्य बिंदु था क्या? हालांकि ये पेरिस करार एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप को थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए। हालांकि ये शॉर्ट नोट्स में हम उतना अधिक विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप शॉर्ट में समझ लीजिए पेरिस करार था क्या। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य को समझिए। तो उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था वैश्विक तापमान वृद्धि, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से नीचे रखना। यानी 1850 से जो भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, ठीक है, तो उससे अधिकतम 2 डिग्री बढ़ना चाहिए, यानी 2 डिग्री से कम ही रखना है। ये घट बढ़ रहा था, बहुत बार 2 डिग्री, बहुत बार 1.5 डिग्री, तो यहाँ पर तय हुआ कि नहीं 2 डिग्री रखना है। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट देखिए, 2020 के बाद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्य योजना, ये 2015 में बैठक हो रहा है, तो 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल का करार समाप्त होने वाला है, दूसरा करार, तो उसके बाद जो है ना, ये उसका स्थान ले लेगा। ठीक है, फिर CBDR की नीति, ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सभी देश जिम्मेवार हैं लेकिन विकसित देश अधिक जिम्मेवार है, इसलिए उसको अधिक पैसा खर्चा करना चाहिए, ये नीति यहाँ रहेगी। 2050 तक 50% उत्सर्जन में कमी, यानी ऐसा पेरिस करार में नियम बनाया गया कि बाध्यकारी होगा कि 2050 तक जितना भी उत्सर्जन हो रहा है उसमें 50% कमी होगा, और सन 2100 ईस्वी तक 100% की कटौती कर दी जाएगी। ठीक है, यही जो पेरिस करार में है, इसमें 17 SDG गोल पर भी चर्चा हुई, और इस SDG गोल पर वो जो 169 टारगेट है उस पर भी चर्चा हुआ है। 17-17 जो SDG है, और उसके अंतर्गत जो है 169 टारगेट है, उस पर भी चर्चा किया गया। 2020 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेने वाली नीतियों पर भी चर्चा हुई कि 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल का करार समाप्त हो जाएगा तो किस प्रकार की नीति आएगी। ये 2020 में आएगी, लेकिन अभी से इसकी चर्चा हो जानी चाहिए।
ठीक है। प्रावधान, प्रावधान के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, CBDR, RC, NDC, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंसिंग, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, और ये जो GEF है, ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी, तो इसके अंतर्गत 183 देशों की संस्था भागीदार हो गई, जिसमें कि आप एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देख सकते हैं, UNDP, IUCN, ठीक है। तो इस प्रकार से WWF, वर्ल्ड बैंक, तो काफ़ी सारे जो 183 देशों की संस्था इसमें भागीदार बन गए। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये जो महत्वपूर्ण संधि था पेरिस, तो अमेरिका इससे अलग होने की घोषणा कर दिया, जिसके कारण से इस संधि का थोड़ा सा महत्व कम हो गया था, लेकिन बहुत बड़ा महत्व था। अब आ जाइए, इसके अतिरिक्त और भी देख सकते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हुई, ये 12 देशों का था, जो कि भारत भी इसमें भागीदार है फ्रांस की अगुवाई में, तो ये है। मिशन इनोवेशन की बात हुई, पेरिस पैक्ट ऑन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की बात हुई, और क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ठीक है। तो इन सबों पर भी चर्चा हुई। अब आ जाइए मर्राकेश COP 22 2016 में मर्राकेश मोरक्को में एक आयोजन हुआ, जो कि UNFCCC के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, COP 22 22वां सत्र था, और CMP जो क्योटो प्रोटोकॉल का मीटिंग ऑफ द पार्टी था, तो उसका 12वां सत्र, और यहीं से पहली बार पेरिस सम्मेलन है, CMA1, यानी पेरिस का जो सम्मेलन हुआ उसके अनुपालन के लिए एक पहला सत्र आयोजित किया गया, जो कि पहले ही हम चर्चा किए थे कि पेरिस में किस तरह से ये CMP के बाद जो है, जो पेरिस सम्मेलन हुआ, तो 3 तरह की चीजें हो गई। अब यहाँ से CMA यानी पेरिस भी एक महत्वपूर्ण संधि है, तो इसका भी एक अलग से बैठक प्रारंभ हो गया। तो ये मर्राकेश से हुआ। तो मर्राकेश सम्मेलन में क्या बात की गई, पेरिस सम्मेलन की पूर्ण क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता की गई। फिर मर्राकेश एक्शन प्रोक्लेमेशन किया गया की बात की गई, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, कृषि पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से कैसे मुकाबला करना है, इस पर भी बात की गई, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था मर्राकेश, क्योंकि पेरिस जो सम्मेलन हुआ था उसमें काफ़ी लोग वहाँ पहुँच चुके, अमेरिका बाहर निकल गया था, तो उस पर फिर से प्रतिबद्धता दोहराई गई, और मर्राकेश जो समझौते थे उन पर बात हुई, और इनके साथ साथ जो आप जलवायु परिवर्तन के साथ चूंकि गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, कृषि, इन सब मुद्दों को भी जोड़ा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब रिलेटेड है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, सतत विकास, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और फिर एजेंडा 30 पर भी बात की गई, एजेंडा 30, ठीक है। उसी प्रकार आइए बॉन सम्मेलन की हम बात करते हैं। तो बॉन सम्मेलन जो कि 2017 में आयोजित की गई थी, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 23वां सत्र था। ये 2018 तालोनोवा वार्ता का शुभारंभ के लिए ये एक सम्मेलन में चर्चा की गई। फिर विलो 50 इनिशिएटिव यानी 50% से कैसे जो है कम हम उत्सर्जन करें, इस पर बात की गई। जेंडर एक्शन प्लान जो कि लीमा में शुरुआत किया गया था कि महिलाओं की भी भागीदारी सुरक्षित किया जाए, तो जेंडर एक्शन प्लान यहाँ तय की गई। लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजिनस पीपुल्स के लिए एक मंच की स्थापना की गई, यानी जो भी जंगल में रहने वाले या फिर वन वाले क्षेत्र में रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं और जो देसी लोग हैं, तो उनके लिए एक मंच की स्थापना की गई ताकि उनके भी हितों की सुरक्षा की जाए। कृषि में ऐतिहासिक प्रगति हुई और कोयला पर नीति बनाई गई। ये बॉन सम्मेलन 2017 जो कि COP का 23वां सत्र था, उसमें बात की गई। तो इस तरह से ये जलवायु परिवर्तन के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाए गए हैं उनकी चर्चा हमने किया, जो कि UPSC PT परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, BPSC मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को अगर जो की पॉइंट्स है जो हमने बताया उनको आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो परीक्षा में जो मेंस
का जो आंसर राइटिंग करेंगे, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए या किसी भी प्रकार के पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आए तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और आप अच्छे नंबर के हकदार बनेंगे। तो चूंकि हम सीओपी की चर्चा कर रहे थे तो बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि ये सीओपी मतलब कितना बार आयोजित हुआ, कब कब आयोजित हुआ। चूंकि संपूर्ण सीओपी पर हम चर्चा कर नहीं पाए तो चलिए एक हम लिस्ट बनाए हैं और उस लिस्ट पर देखते हैं। ये लिस्ट आपको विकिपीडिया पर भी मिल जाएगा, वहां भी आप देख सकते हैं और विस्तृत रूप से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यूएनएफसीसी के पक्षकार देशों का सम्मेलन ये कहलाता है सीओपी, ये आप जान चुके हैं। तो सीओपी 1 ये बर्लिन में आयोजित किया गया था 1995 में, इसको भी मैंने बता दिया था। सीओपी 2 के बारे में हमने नहीं बताया था, तो अभी आप समझ लीजिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1996 में आयोजित किया गया था। सीओपी 3 की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो जापान में 1997 में लागू हुआ था। फिर सीओपी 4 ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में है 1998 में। उसी प्रकार सीओपी 5 जो कि बॉन जर्मनी में आयोजित किया गया था 1999, ठीक है। उसी प्रकार सीओपी 6 2 बार आयोजित हुआ, सीओपी 6 फर्स्ट और सीओपी 6 सेकेंड। तो सीओपी 6 फर्स्ट जो है दी हैग नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया सन 2000 ईस्वी में, और सीओपी 6-2 जो कि 2001 में आयोजित किया गया जर्मनी के बॉन शहर में। उसी प्रकार सीओपी 7 मर्राकेश में आयोजित किया गया मोरक्को में 2001 में। जैसा कि मैंने बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो नीति है, जो नियम है, वो मर्राकेश में ही बना था सीओपी 7 के अंतर्गत। सीओपी 8 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र सीओपी है यूएनएफसीसी के पक्षकार देशों का सम्मेलन जो कि भारत में हुआ है, हमारे देश में नई दिल्ली में, और ये 2002 में हुआ है। काफी महत्वपूर्ण है। अगर एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखिए तो काफी महत्वपूर्ण है कि अगर पूछ दिया जाएगा कि सीओपी 8 या नई दिल्ली में कौन सा सीओपी आयोजित हुआ था या भारत में कौन सा सीओपी आयोजित हुआ था, तो 2002 में जो यूएनएफसीसी का सीओपी 8 की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में हुई थी। अब सीओपी 9 की बात करें तो मिलान, इटली का शहर है मिलान, वहां आयोजित हुआ था 2003 में। सीओपी 10 की बात करें तो ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में 2004 में आयोजित किया गया था। सीओपी 11 की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था 2005 में, और इसी के साथ क्योटो प्रोटोकॉल की पहली बैठक भी हुई थी, जिसे कि सीएमपी के नाम से जाना जाता है। फिर सीओपी 12, सीओपी 12 की बात करें तो नैरोबी केनिया में आयोजित किया गया 2006 में, और इसके साथ साथ सीएमपी 2 की भी बैठक, क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा सत्र का भी बैठक यहाँ आयोजित किया गया था। फिर सीओपी 13 की बात करें तो ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और 2007 में, और ये सीएमपी 3 क्योटो प्रोटोकॉल का तीसरा सत्र था। फिर सीओपी 14 की बात करें तो ये पोलैंड के पोंजान शहर में आयोजित किया गया था 2008 में, और इसके साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल का चौथा सत्र सीएमपी 4 का भी आयोजन किया गया था। फिर आ जाइए सीओपी 15 कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, और यहाँ पर 2009 में सीओपी 15 के साथ साथ सीएमपी 5 की भी बैठक हुई थी। फिर सीओपी 16 जो कि मैक्सिको का शहर है कानकुन में कानकुन सम्मेलन 2010 में आयोजित किया गया था, और सीओपी 16 के साथ सीओपी 6 भी आयोजित किया गया था। उसी प्रकार सीओपी 17 की बात करें डरबन में विशाल सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में 2011 में, और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल का 7वां सत्र भी था। उसी प्रकार सीओपी 18 जो कि कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई थी 2012 में, और ये सीएमपी 8 भी था, ठीक है। उसी प्रकार 2019 में सीओपी 19 चले आइए, ये पोलैंड की राजधानी वर्सा में आयोजित किया गया था 2013 में। इसी के साथ क्योटो प्रोटोकॉल सीएमपी 9 का भी बैठक हुआ था। सीओपी 20 की बात करें तो लीमा पेरू में आयोजित हुआ था, कितना 2014 में, और इसके साथ ही सीएमपी 10 क्योटो प्रोटोकॉल का 10वां सत्र का बैठक आयोजित किया गया था। फिर सीओपी 21 काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी पीछे हमने चर्चा किया, पेरिस में, ये फ्रांस में 2015 में, और इसके साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल के 11वां सत्र सीएमपी 11 की भी बैठक आयोजित की गई थी। अब सीओपी 22 चले आइए, मर्राकेश मोरक्को 2016 में,
और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल का 12वां सत्र CMP 12 के साथ साथ जो पेरिस करार है, पेरिस करार का पहला सत्र भी यहाँ पर आयोजित किया गया था। फिर COP 23 बॉन जर्मनी में आयोजित किया गया 2017 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CMP 13 के साथ साथ जो पेरिस करार है तो उसको CMA 1-2 यानी 1 का ही दूसरा भाग यहां भी चर्चा हुआ क्योंकि पीछे छूट गया होगा इसलिए। अब CAP 24 की बात करें तो ये पोलैंड का शहर है कोटाविस में 2018 में COP 24 के साथ साथ जो क्योटो प्रोटोकॉल का मीटिंग ऑफ द पार्टीज है CMP 14 ये आयोजित किया गया और उसी के साथ साथ जो पेरिस करार का पहला सत्र का तीसरा बैठक वो भी यहाँ आयोजित किया गया। अब आ जाइए COP 25। तो COP 25 मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था 2019 में और यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी कि कम उम्र की 13-14 साल की बच्ची ग्रेटा थनबर्ग ने जो भाषण दिया था तो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर सुनते रह गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसे हमने देखा था। तो CMP 15 इसके साथ क्योटो प्रोटोकॉल का 15वां सत्र और पेरिस करार का दूसरा सत्र यहाँ पर आयोजित किया गया था। उसी प्रकार COP 26 ये ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित किया गया था 2021 में और ये क्योटो प्रोटोकॉल का 16वां सत्र और पेरिस करार का तीसरा सत्र भी था। ठीक है, उसी प्रकार COP 27 ये शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है, शर्म अल शेख में क्योटो प्रोटोकॉल का 27वां सत्र का बैठक हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। और इसी के साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल का 17वां सत्र और पेरिस करार का चौथा सत्र भी आयोजित किया गया था COP 27 के साथ, जो कि शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। फिर 2023 की बात करें तो 2023 में COP का UNFCCC का जो COP है उसका 28वां सत्र दुबई में हुआ। दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है और इसी के साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल का 18वां सत्र और पेरिस करार का 5वां सत्र का बैठक हुआ। फिर COP 29 ले लीजिए, बाकू जो कि अजरबैजान में पड़ता है, तो ये 2024 में आयोजित हो चुकी है। बैठक जो होता है तो ये नवंबर-दिसंबर महीनों में आयोजित की जाती है। तो 2024 का बैठक अभी तक हो चुका है। 2024 में COP का 29वां सत्र का बैठक हो गया है और इसी के साथ साथ जो क्योटो प्रोटोकॉल यानी CMP का 19वां सत्र का भी बैठक हो चुका है और CMA यानी पेरिस करार का 6ठा सत्र का भी बैठक समाप्त हो चुका है। अब आगे है आपका कुछ प्रस्तावित है, जैसे कि COP 30वां सत्र बेलेम, ये ब्राजील में होगा 2025 में और इसी के साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल का 20वां सत्र और पेरिस करार का 7वां सत्र भी प्रस्तावित है 2025 में, जो कि ब्राजील के बेलेम शहर में होगा। उसी प्रकार COP 31 2026 में CMP 21 और CMA 8 के साथ COP 32 प्रस्तावित है 2027 में, CMP 22 और CMA 9 के साथ और COP 33 भी प्रस्तावित है 2028 में, CMP 23 और CMA 10 के साथ। कहाँ होगा ये अभी तय नहीं हुआ है परंतु ये जब भी होगा तो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगा और धीरे धीरे जो प्रगति होगा वो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएगा और पूरे विश्व बिरादरी के साथ साथ दुनिया के सभी देशों के साथ साथ जितने भी औद्योगिक इकाइयों से लेकर जितने भी लोग हैं, हर किसी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएगा। तो ये हमारा पर्यावरण संरक्षण पर जो आज का क्लास था, संक्षिप्त रूप में ही सही लेकिन व्यापक कवरेज हमने किया पर्यावरण संरक्षण पर। और चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसके 2 पार्ट होंगे, तो आज हमने इसके जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर यानी
अर्थात पूरी दुनिया के स्तर पर जो उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में हमने बताया। अब जो है अगले हम जो इस क्लास का जो दूसरा सत्र होगा उसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत के स्तर पर भारत में क्या हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को आज हम यही रहने देते हैं और आपसे विदा लेते हैं इस वायदे के साथ कि जल्द ही हम पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो उपाय किए जा रहे हैं उसका बहुत ही एक्सक्लूसिव और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।